नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मेड इजी में। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यूपीपीसीएस से लेके आरओ एग्जाम्स तक के कोई भी वनडे एग्जाम में जो इंडियन ज्योग्राफी आती है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ के क्लासेस में कवर करेंगे। आपके लिए ये सारा का सारा इंडियन ज्योग्राफी का कंटेंट इतना ल्यूसिड तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम हूबहू समझ में आती चली जाएंगी। बस कंडीशन एक ही है कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंपैरिजन में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों ज़्यादा पूछे जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी सी जटिल हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे और आने वाले इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी सीरीज़ में वीडियोज़ हैं, अगर आप उन सबको कायदे से देखते चले जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो आपका छूट के नहीं जाएगा। चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ें आप पूरी तरह से कर पाएंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज से हम अपना इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट या अवस्थिति एवं विस्तार। मतलब इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी लोकेशंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, बेसिक चीज़। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, ये इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के अंदर सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि इंडिया तीन तरफ से ओशंस से घिरा हुआ है। मतलब इंडिया के तीन तरफ महासागर है, ठीक है। अगर इंडिया के ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडिया के नीचे अगर आप उतर के आएंगे तो आपको मिलेगा इंडियन ओशन। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओशन वो अकेला ओशन है जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इंडिया के नाम की वजह से इस ओशन को इंडियन ओशन कहा जाता है। सो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। तो इंडिया के निचले हिस्से में क्या है? साउथ साइड में इंडियन ओशन, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी है, ठीक है। अब इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया के सेंटर से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये लाइन ध्यान से देखिए। ये जो लाइन गुजर रही है ये बेसिकली कौन सी लाइन है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा इंडिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि कर्क रेखा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से, 23.5 डिग्रीज, ठीक है। 23.5 डिग्रीज से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है, बट वो हम देखेंगे आगे, इसी वीडियो में देखेंगे या फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन स्टेट्स को छूते हुए गुजरती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि इंडिया का फिजिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। ये तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। ऑन इट्स साउथ वी हैव द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है? इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। किसी कंट्री के नाम पड़ने वाला अकेला ओशन है इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडिया के सदर्न साइड में इंडियन ओशन, ईस्टर्न साइड में
बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी। ठीक है, कितनी बातें क्लियर हो गई? कितनी बातें क्लियर हो गई? अब इसके बाद आप देखिए इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ से लेकर साउथ की जो इंडिया की दूरी है वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और जो इंडिया की ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है, मतलब देखिए ये नॉर्थ, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो जो इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर्स। और जो ईस्ट से वेस्ट की दूरी है, ये क्या है? ये गुजरात वाला एरिया है। यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर्स, 2933, मतलब 2933 किलोमीटर की टोटल दूरी है ईस्ट से वेस्ट में। तो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल जाती है कि इंडिया की जो नॉर्थ और साउथ की दूरी है वो ज्यादा है, और ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है वो थोड़ी सी कम है। और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? तो ये है 281 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का जो डिस्टेंस है, इसका डिफरेंस देखें, इसका अंतर देखें, तो वो अंतर कितना है? 281 किलोमीटर्स। और आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर्स। और ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर्स। अगर आप इसे माइनस करें तो क्या आएगा? 281 किलोमीटर्स ही आएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स तो हम देखेंगे ही अगले वीडियो में, मगर यहाँ पे इंडिया का मैप सामने खुला हुआ है, तो एक बेसिक आपको आइडिया लगना चाहिए कि इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा कंट्री है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं, देखिए इंडिया के जब ईस्टर्न साइड में हम चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्या? नेपाल। ये वाला एरिया कौन सा है? ये नेपाल का एरिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो आपको मिलेगा वो होगा भूटान। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये भूटान है। और इसी के जस्ट नीचे ये देखिए ये वाला एरिया जो है, ये क्या है? दिस इज बांग्लादेश। ठीक है, ईस्टर्न साइड में ही ऊपर की ओर, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप ऊपर देखें तो ये पूरा एरिया जो है ये चाइना के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। ठीक है, और इंडिया के वेस्टर्न साइड में हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी है, सबसे प्यारा पड़ोसी। स्ट्रॉन्ग हेल्दी लव रिलेशनशिप है इसके साथ हमारी। ये कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका बनता है वो कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है? इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो अगर हम बात करें, इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में से वर्ग किलोमीटर कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा यूनिट आपको, मतलब ये जो नंबर्स है आंकड़े, हो सकता है आपको याद रहे, हो सकता है आपको याद ना रहे। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो अंदाजे के लिए आप याद रखिए कि इसका टोटल एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32 लाख, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका टोटल एरिया है। देखिए एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में से कम आपको इतना पता रहेगा कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है इंडिया का। ये अलग बात है कि 32 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। बट अगर उतना आंकड़ा आप नहीं याद रख पा रहे हैं
तो कम से कम 32 लाख को याद रखिए। अब देखिए इसमें एक चीज जो आपको समझने लायक है वो ये है कि ये जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया का, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका कितना एरिया है? 78,114 किलोमीटर, मतलब 78,114 किलोमीटर। ये पीओके मतलब क्या? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये पाकिस्तान ने हमसे कब्जा कर लिया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या अगर फ्यूचर में मैंने हिस्ट्री पढ़ाया तो मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इस एरिया को कैसे कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ 1963 में पाकिस्तान ने कुछ एरिया इंडिया का जो उसने अवैध रूप से कब्जा किया था उसे चाइना को दे दिया। तो चाइना को कितना हिस्सा दे दिया? 5,180 स्क्वायर किलोमीटर, 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अलावा मतलब ये दो एरियाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने पहले कैप्चर किया हुआ था। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को कुछ हिस्सा दे दिया, ऐसे ही अपना समझ के दे दिया, जबकि ये क्या है? इंडिया का हिस्सा था। कितना दे दिया था? 5180 किलोमीटर, 5,180 किलोमीटर का एरिया जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और इसके अलावा चाइना भी महान है, उसने अक्साई चीन को पहले से ही कब्जा करके रखा हुआ है। अक्साई चीन का कितना एरिया इसने लिए रखा है? 37,555 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल गया कि इंडिया के बाउंड्री डिस्प्यूट्स कितने कंट्री के साथ हैं? मेजरली पाकिस्तान और चाइना। देखिए चाइना का तो वैसे भी आप सब लोगों को पता है कि चाइना विस्तारवादी नीति पर काम करता है, मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के ऊपर चाइना काम करता है, ठीक है। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे वो हमेशा से अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में रहा है। तो अब आप देखिए 1963 में चाइना ने पाकिस्तान से 5,180 किलोमीटर का एरिया ले लिया। उसके बाद उससे पहले ही अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो ये पहले से कब्जा किया हुआ था। और पीओके जो पाकिस्तान ने इंडिया से ले लिया वो 78,114 किलोमीटर था। तो ये सब मिला लिया जाए और इंडिया का जो मेन लैंड है, पूरा हिस्सा है, इसको मिला लिया जाए तो इंडिया का टोटल एरिया कितना हो रहा है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। या इसे और सरल तरह से अगर आप याद रखना चाहें तो 32.87 याद रख लीजिए, तो किसी भी कीमत पे आपके ऑप्शंस गलत नहीं होंगे। इसको आप याद कर लीजिए 32.87 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर है? 32.87 लाख, कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो इतना एरिया क्या हुआ? बहुत बड़ा एरिया है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो होता है इंडिया का रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर्स में, कि एरिया के टर्म्स में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया एरिया के टर्म्स में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अब देखिए यहाँ पे इंडिया के एरिया को कंपेयर कर लेते हैं। इंडिया का जो एरिया है वो लगभग यूरोप के एरिया के बराबर है, बट यूरोप में क्या है? रशिया भी आ जाता है। तो रशिया वाले हिस्से को आपको छोड़ देना है, एक्सक्लूडिंग रशिया। तो अगर आप इंडिया के एरिया की बात करें तो ये लगभग यूरोप के एरिया के बराबर है, बट रशिया को आपको हटा देना है इसके लिए। अगर आप रशिया को हटा देते हैं तो ये यूरोप के एरिया के बराबर है। दूसरा चीज, कनाडा का 1/3 एरिया इसके पास है, मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? कनाडा का 1/3, मतलब कनाडा से छोटा है। रशिया से 1/5 टाइम्स छोटा है इंडिया, 1/5 टाइम्स, मतलब रशिया इंडिया से कितना बड़ा है? रशिया इंडिया से 5 गुना बड़ा है। और इंडिया का बहुत पुराना दोस्त भी है और हमेशा से इंडिया के साथ दोस्ती निभाता है, ठीक है। अब देखिए जापान छोटा कंट्री है, तो जापान की जहाँ तक बात करी जाए तो इंडिया जापान से 8 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है?
8 गुना बड़ा है। और यूनाइटेड किंगडम से इंडिया कितना बड़ा है? 12 गुना बड़ा है। 12 टाइम्स यूनाइटेड किंगडम से इंडिया बड़ा है। अब आप सोचिए कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम उससे हमारा एरिया 12 टाइम्स बड़ा है, 12 गुना बड़ा है, और पॉपुलेशन में भाई उससे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी अंग्रेज इतने साल तक हमें गुलाम बना के रख ले गए। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो खैर ये एरियाज को हमने कंपेयर कर लिया। तो जब इंडिया 7वें सबसे बड़े कंट्री के रूप में जाना जाता है, मतलब इस 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से भी बड़े हैं, तो अब उन 6 कंट्रीज को हम लोगों को देखना होगा कि 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया, 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़े 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा रशिया है, कनाडा है, यूएसए है। सबसे पहले रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके बाद इंडिया से बड़ा कौन है? चाइना के बाद नेक्स्ट कंट्री जो इंडिया से बड़ा कौन सा है वो है ब्राज़ील। और उसके बाद इंडिया से जो छठा बड़ा कंट्री है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, यूएस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में जो इंडिया से बड़े हैं, या हम बोल सकते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े 6 कंट्रीज हैं और 7वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्री क्या है? इंडिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए इंडिया जो है एक मानसून टाइप, इंडिया में जलवायु कैसी पाई जाती है? तो इंडिया में बेसिकली मानसून टाइप की जलवायु पाई जाती है। मानसून टाइप की जलवायु कौन सी होती है? मानसून का मतलब होता है ऐसी हवाएं जो अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो इंडिया एक ऐसा देश है, या पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो मानसून टाइप की जलवायु पाई जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडिया को क्योंकि कर्क रेखा 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसलिए इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्लाइमेट्स, दोनों तरह के एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। मतलब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों टाइप के कटिबंध इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो अगली चीज़ जो क्वेश्चन पर पूछी जाती है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, कौन से गोलार्ध में लाई करता है? तो देखिए आप हमेशा याद रखिए इंडिया लाई करता है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब गोलार्ध कैसे डिसाइड करते हैं ये जरा देख लीजिए। ये इंडिया है, इंडिया नहीं, ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में आप लोगों को पता है कि ये क्या है? भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है या दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इंडिया यहाँ कहीं पे स्थित है, इस जगह पे। तो जाहिर सी बात है इंडिया कौन से गोलार्ध में आया, कौन से हेमिस्फीयर में आया? इंडिया आया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब आप देखिए इसके साथ ही पृथ्वी को एक और लाइन है जो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इस लाइन के इस तरफ क्या होगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, और इस लाइन के इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। तो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, मानसून टाइप की क्लाइमेट है।
कर्क रेखा इंडिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, दैट मीन्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की चीजें मिलेंगी। और फिर इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए अब हम देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, मतलब किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड के बीच में और किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में इंडिया लाई करता है। तो जो इंडिया का मुख्य भूमि है या मेन लैंड है, इंडिया की जो मेन लैंड है या मुख्य भूमि, ये लाई करती है 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब देखिए इसे आगे समझने से पहले एक चीज एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ये नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी पृथ्वी को इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस डिवाइड करती हैं, मतलब गुजरती हैं, तो ये क्या है, इसमें जब भी इसे हम बोलते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड्स, इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ के टर्म्स में इन्हें डिमार्केट किया जाता है। और जब भी वर्टिकल लाइंस पास ऑन करती हैं पृथ्वी से, इस तरह वर्टिकल लाइंस जब भी पास करेंगी तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो लॉन्गिट्यूड जब भी आता है तब हम क्या करते हैं, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो जो इंडिया की मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, वो बेसिकली कहां से कहां तक जा रही है, 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ तक जा रही है। मुख्य भूमि का मतलब हुआ ये पूरा मुख्य भूमि, इसमें हमने आइलैंड्स को कंसिडर नहीं किया है, द्वीपों को कंसिडर नहीं किया गया है। अगर हम इसमें द्वीप भी कंसिडर कर लें तब इंडिया कहां से कहां तक फैलेगा, 6.45 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्रीज नॉर्थ तक। अगर हम आइलैंड्स को भी साथ में ले लें मुख्य भूमि के साथ, दैट मीन्स मेनलैंड के साथ, तो इंडिया कहां तक इसका एक्सटेंशन जाएगा, 6.45 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्रीज नॉर्थ तक। तो ये तो इंडिया का हुआ अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की भी बात करेंगे। देशांतरीय विस्तार कितना है इंडिया का, तो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 डिग्री ईस्ट तक। कितना, 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 डिग्री ईस्ट तक। तो यहां तक आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये दोनों चीजें इंडिया की पता चल गई कि कहां से कहां तक इंडिया लाई कर रही है। अब आप एक चीज देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा, जिसे हम डिमार्केट करते हैं किससे, 23.5 डिग्रीज से। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ से, दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ से। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में जब ये रेखा 23.5 वाली जाती है तो उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में होती है तो हम इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब आप देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर पास करती है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इंडिया के 8 स्टेट से ये गुजरती है। 8 स्टेट्स कौन कौन से होंगे देख लीजिए जरा। पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात कौन सा एरिया है, गुजरात आपका ये वाला एरिया है, ये इधर, ये गुजरात। गुजरात के जस्ट बाद इस तरफ कहीं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने कई बार अपने आरएएस के एग्जाम में पूछा है कि कर्क रेखा किस जगह से गुजरती है, राजस्थान किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तो आपको बताना होगा कि राजस्थान में वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ठीक है, तो पहला स्टेट हुआ गुजरात, दूसरा हुआ राजस्थान, तीसरा हुआ एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो 8 स्टेट्स हैं जिससे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है,
अब इसमें आप देखिए कि छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों नए बने हुए स्टेट्स हैं। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था और बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, जो देशांतर होते हैं, मैंने भी आपको क्या बताया, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स। इन्हीं में से एक लॉन्गिट्यूड ऐसी होती है जो किसी भी कंट्री का समय निर्धारित करती है। तो इंडिया के इस हिस्से से पास होने वाली ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये है 82.5 डिग्रीज नॉर्थ। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री नॉर्थ नहीं, ईस्ट होगा, 82.5 डिग्रीज ईस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंडिया का एक मानक समय रेखा है और इसी के हिसाब से इंडिया के सारे स्टेट्स में घड़ियां एक समान टाइम दिखाती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुजरात में टाइम कुछ और होगा, राजस्थान में टाइम कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा। पूरे इंडिया में कहीं पे भी हम रहेंगे तो टाइम हमेशा क्या होगा, सेम होगा इस लैटिट्यूड से। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लैटिट्यूड कौन सा है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट है। और ये गुजरता कहाँ से है, ये नैनी से गुजरता है, प्रयागराज से। तो ये क्वेश्चन यूपी हमेशा पूछता आया है और पूछते रहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रयागराज से गुजरती है। प्रयागराज में जगह है नैनी, नैनी से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कर्क रेखा के पास सबसे निकटतम कौन कौन से सिटीज पड़ते हैं, उन सिटीज के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर आते हैं उनका मैं एक लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं। वो लिस्ट के हिसाब से आप उन चीज़ों को हमेशा याद रखें कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन कौन से सिटीज़ पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है, तो एमपी से 3, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, फिर रांची, गांधीनगर, आइजोल, उसके बाद अगरतला, फिर कोलकाता, रायपुर और जोधपुर। ये जो सिटीज़ के नाम मैंने बताए ये आपको हमेशा याद रखने होंगे। ठीक है, याद क्यों रखने होंगे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही शहरों की लिस्ट आपको दी जाती है। लिस्ट मतलब क्वेश्चन जो आता है उसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही शहर के होते हैं, इसमें से इनमें से कोई एक शहर दे देंगे और पूछ लेंगे, बाकी 3 कोई ऐसे वैसे शहर डाल देंगे और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है। ठीक है, जो मैंने शहर बताए उसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इसे स्प्रेड कर दें। ओके, थैंक यू।